प्यार वो सबक है जो आपको जीत की ओर आगे लेके जाता है। जहां तक रास्ता दिखाई दे रहा है वहां तक आगे बढ़ो। जब आप आगे बढ़ोगे तो आपको और भी रास्ते दिखाई देंगे और ऐसे ही करते करते धीरे धीरे आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाओगे। इन्हीं विचारों के साथ मैं सुचिता गढ़ीवाल आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कंपटीशन कम्युनिटी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। इस प्लेटफॉर्म पर आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के आधुनिक राजवंशों की और मध्य प्रदेश में आधुनिक रियासतों की। तो चलिए हमारी क्लास की ओर आगे बढ़ते हैं। हम पढ़ने वाले मध्य प्रदेश का आधुनिक इतिहास। ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये ग्वालियर का दुर्ग है। आधुनिक काल के राजवंशों में हम 3 राजवंशों को जानते हैं। ये 3 राजवंश जिनका नाम है होलकर रियासत, फिर है सिंधिया रियासत और फिर है भोपाल रियासत। ये 3 रियासत कैसे सामने आई आपको ये चीज पता होनी चाहिए। देखिए सबसे पहले आपको कैसे समझ के चलना है, एक कहानी समझ के चलिए। इस कहानी में बात यह है कि सन 1737 की बात है। इस समय बाजीराव प्रथम का युद्ध होता है एक किसके साथ, हैदराबाद के निजाम के साथ। और हैदराबाद के निजाम के साथ इस युद्ध में बाजीराव प्रथम जी जीत जाते हैं और इस युद्ध में एक संधि होती है जिस संधि का नाम होता है दौला सराय की संधि। और दौला सराय की संधि के तहत ये बात कही जाती है कि नर्मदा से लेकर चंबल नदी तक के मध्य का जितना भी क्षेत्र है वो सारे क्षेत्र पर अब मराठाओं का आधिपत्य होगा। कि अब हम समझते हैं कि कंडीशन क्या हुई। सबसे पहले आपको एक कहानी पता होनी चाहिए, वो कहानी क्या है। सबसे पहले एक शासक रहे जिनका नाम है बाजीराव प्रथम। बाजीराव कौन से, बाजीराव मस्तानी वाले। तो बाजीराव प्रथम जो है उन्होंने हैदराबाद के निजाम के साथ युद्ध किया। इस युद्ध में बाजीराव प्रथम की जीत हुई। एक संधि हुई जिस संधि को कहा जाता है दौरा सराय की संधि। और इस संधि के तहत ये कहा गया कि नर्मदा से लेकर चंबल नदी घाटी के मध्य का जितना भी क्षेत्र है वो सारे क्षेत्र पर मराठाओं का आधिपत्य होगा और निजाम इस चीज को आप स्वीकार करते हैं। मराठा कौन, बाजीराव जो है वो मराठा ही है, तो इस कारण से मराठाओं का आधिपत्य हो गया। अब जो ये पूरा क्षेत्र था चंबल से लेकर नर्मदा नदी घाटी के मध्य वाला, तो इस पूरे क्षेत्र को 3 भागों में बांटा गया। ये 3 भाग थे, एक था होलकर रियासत, दूसरी थी सिंधिया रियासत और तीसरी थी देवास वाली जो पवार रियासत थी वो। तो इन 3 भागों में बांट दिया गया। अब इन 3 भागों में हमें 3 बड़ी बड़ी रियासतें देखने के लिए मिलती हैं। सबसे पहली होलकर, फिर सिंधिया और फिर पवार जो रियासत है वो छोटी रियासत है, वो विकसित नहीं हो पाई। लेकिन जो तीसरी रियासत हमें देखने मिलती है वो है भोपाल की बेगमों वाली रियासत। क्लियर। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे क्या हुआ। देखिए एक युद्ध होता है जो कि बाजीराव प्रथम के बीच में, बाजीराव प्रथम वर्सेस निजाम के बीच में होता है। इस युद्ध में 1737 इस युद्ध में एक संधि होती है जिस संधि का नाम होता है दौला सराय की संधि। ये जो क्षेत्र है दौरा सराय का क्षेत्र, यह सीहोर जिले के अंतर्गत आता है और सीहोर जिला जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है, भोपाल के जस्ट बगल पे स्थित है। इसके अलावा इस संधि के तहत कहा जाता है कि चंबल से लेकर संपूर्ण नर्मदा नदी के मध्य का जितना भी क्षेत्र होगा इस पूरे क्षेत्र पर अब मराठाओं का आधिपत्य होगा। और फिर जब ये क्षेत्र बन जाता है कि भाई मराठा का इतने से इतने तक में पूरा अधिकार हो गया है, तो अब मराठा इनको कैसे बांटेंगे। देखिए सिंधिया भी मराठा है, होलकर भी मराठा है और पवार भी मराठा है। अब मराठा कैसे अपने क्षेत्र को बांटेंगे, तो क्या किया गया, 3 क्षेत्र बांटे गए। पहला दिया गया होलकर, होलकरों को इंदौर वाला क्षेत्र दे दिया गया। फिर दिए सिंधिया, सिंधिया को दिया गया उज्जैन और ग्वालियर वाला क्षेत्र, क्योंकि सिंधिया राजवंश की पहली राजधानी उज्जैन ही थी और ग्वालियर। फिर अगला जो बटा गया वो दिया गया पवारों को, और पवारों को जो क्षेत्र दिया गया वो दिया गया देवास का। आपने देवास की छोटी पाती और बड़ी पाती सुना होगा, तो ये वही क्षेत्र है जो कि पवारों को मिला था। आगे चलते हैं। देखिए मध्य प्रदेश में मुख्य रियासतें 3 रियासतें हमने देख लिया। होलकर रियासत का जन्म ऐसे हुआ, सिंधिया रियासत का भी और भोपाल रियासत का भी। सबसे पहले हम बात करेंगे होलकर रियासत की। होलकर रियासत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। अब एक कहानी आपको समझ के चलनी है। देखिए होलकर रियासत जो है सबसे पहले किस में आते थे ये, तो ये भी मराठा थे।
होलकर रियासत की संस्थापना या फिर स्थापना मल्हार राव होलकर जी के द्वारा की गई। देखिए अभी आजकल बहुत ज़्यादा टीवी में एक सीरियल भी बहुत ज़्यादा प्रचलित है जिसका नाम है अहिल्याबाई। तो ये जो होलकर हैं ये वही होलकर हैं और मल्हार राव होलकर जी के द्वारा होलकर वंश की स्थापना की गई थी। इस वंश ने अपनी राजधानी इंदौर को बनाया था। बाद में इस वंश की राजधानी महेश्वर को भी बनाया गया। अब बाद में जब महेश्वर इस वंश की राजधानी बनी तो कहानी इंदौर से महेश्वर तक कैसे पहुंची आप एक बार सुन लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। मल्हार राव होलकर जी जो ये हैं इनके एक बेटे थे जिनका नाम था खांडेराव होलकर और मल्हार राव होलकर सबसे ज्यादा प्रतापी शासक माने जाते हैं होलकर वंश के। तो मल्हार राव होलकर ने अपने पुत्र खांडेराव होलकर का विवाह एक बेहद ही कुड़ी कन्या के साथ कराया जिनका नाम था अहिल्याबाई होलकर और अहिल्याबाई से इन्होंने विवाह लगभग 11 से 12 वर्ष की आयु में ही अपने बेटे का करवा दिया था। इसके बाद जो खांडेराव होलकर हैं इनकी तबीयत अस्वस्थ हो रहने लगती है और इनकी तबीयत खराब होती है धीरे धीरे और रानी अहिल्याबाई भी धीरे धीरे बड़ी हो रही थी और इसके पश्चात हम देखते हैं कि रानी अहिल्याबाई को एक पुत्र की प्राप्ति होती है जिसका नाम होता है मालेराव होलकर और मालेराव की प्राप्ति के पश्चात खांडेराव होलकर की मृत्यु हो जाती है। अब किसी पिता के सामने यदि उसका जवान बेटा समाप्त हो जाए, जवान बेटा खत्म हो जाए तो उस पिता के ऊपर क्या बीतेगी। तो इसी कारण से इस सदमे को बर्दाश्त ना करने के कारण आगे चलकर मल्हार राव होलकर जी की भी मृत्यु हो जाती है। तो अब यहाँ से कहानी समझो, खांडेराव खत्म हो गए फिर मल्हार राव खत्म हो गए। इतना देखने के बाद अहिल्याबाई होलकर समझ गई कि राज शासन उन्हें अपने हाथ में लेना पड़ेगा। अहिल्याबाई होलकर बहुत ही सामान्य परिवार से थी, इसके साथ ही साथ में भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी और साथ ही साथ में इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन मानव हित में त्याग कर दिया। बात करते अहिल्याबाई की तो ये बन गई शासक, लेकिन कुछ समय पश्चात नियति कुछ ऐसी रही कि इनके जो बेटे थे जो एकमात्र थे मालेराव होलकर, इनकी भी मृत्यु हो जाती है। अहिल्याबाई होलकर जी के एक सेनापति होते हैं जिनका नाम होता है तुकोजी राव होलकर और आगे चलकर अहिल्याबाई की मृत्यु के पश्चात तुकोजी राव होलकर जो है इस साम्राज्य को चलाते हैं। तुकोजी राव होलकर का बेटा आता है जिनका नाम होता है यशवंत राव होलकर और यशवंत राव होलकर आगे चलकर एमवाय हॉस्पिटल की स्थापना करते हैं इंदौर में। इसके साथ ही साथ में यशवंत राव होलकर जो है वह सर्वाधिक विजित होने वाले होलकर राजवंश के शासक बनते हैं और इन्हें मध्य प्रदेश का नेपोलियन भी इस कारण से कहा जाता है। तो सबसे प्रसिद्ध जो है वो यशवंत राव होलकर बनते हैं। तो अब हमने कहानी देख ली, अब हम पहले एक एक शासक की ओर आगे बढ़ेंगे। ये है मल्हार राव होलकर जी। मल्हार राव होलकर जिन्होंने होलकर वंश की स्थापना की। तो मल्हार राव होलकर जी ने ही इंदौर में राजवाड़ा महल की स्थापना की थी। राजवाड़ा महल की नींव इन्होंने रख दी, बाद में आगे चलकर महल का निर्माण पूरा हुआ। इसके साथ ही साथ में इनकी समाधि जो है वह भिंड जिले में स्थित है। भिंड जिले के लाहार क्षेत्र में इनकी समाधि स्थित है। बाकी सारे होलकरों की समाधि जो है वो इंदौर में स्थित है, लेकिन मल्हार राव होलकर जी की समाधि भिंड लाहार में स्थित है। अगले शासक की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए ये है हमारा राजवाड़ा महल। राजवाड़ा महल बहुत ज्यादा फेमस है इंदौर के क्षेत्र में। इसके साथ ही साथ में यहाँ पर इंदौर में एक राजवाड़ा मार्केट भी लगता है और इस राजवाड़ा महल के सामने माता अहिल्याबाई होलकर की यहाँ पर एक प्रतिमा रखी हुई है। ये महल 7 मंजिला महल है जिसमें से जो मंजिलें हैं वो लकड़ी की बनी हुई है और इसके साथ ही साथ में मार्बल की बनी हुई है। दोनों प्रकार से इसकी मंजिलें बनी हुई है। इन मंजिलों को 3 बार दंगों में जलाया भी गया है, जिसका प्रमुख कारण है क्योंकि ये लकड़ी की बनी हुई है। इस राजवाड़ा महल के अंदर एक हॉल फेमस है जिसका नाम है गणेश हॉल। अहिल्याबाई होलकर, देवी अहिल्याबाई होलकर की जब हम बात करते हैं तो इनके पति का नाम था खांडेराव होलकर। देखिए स्टार्टिंग से देखते हैं इनका जन्म कहाँ हुआ। तो इनका जन्म हुआ था महाराष्ट्र में और इनके जब मल्हार राव होलकर जी थे, जब इन्होंने पहली बार इन्हें देखा तभी इन्हें अपनी बहू के रूप में इन्होंने स्वीकार कर लिया था। इनके पति का नाम है खांडेराव होलकर, पुत्र का नाम मालेराव होलकर, इनके सेनापति जिनका नाम था तुकोजी राव होलकर। इन्होंने अपनी राजधानी इंदौर और साथ ही साथ में इंदौर से ट्रांसफर करके महेश्वर को अपनी राजधानी बनाया। अच्छा, इन्होंने अपनी राजधानी इंदौर से महेश्वर क्यों ट्रांसफर की थी?
देखिए, इंदौर एक ऐसा क्षेत्र था जो कि चारों तरफ अन्य रियासतों से घिरा हुआ क्षेत्र था। वहीं महेश्वर से राजधानी परिवर्तित करने का मुख्य कारण ये था क्योंकि महेश्वर खरगोन जिले के अंतर्गत लगता है, अर्थात मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग में स्पर्श होता है। इससे सीधे-सीधे वो नीचे मराठाओं से संपर्क कर सकती थी महाराष्ट्र में। तो मराठाओं से डायरेक्ट संपर्क करने के लिए उन्होंने अपनी राजधानी को महेश्वर स्थानांतरित किया और इनकी 2 राजधानियां थी। एक हो गई इंदौर और एक हो गई महेश्वर, दोनों राजधानियां। इसके साथ ही साथ में इन्होंने महेश्वर में बहुत सारे मंदिरों का निर्माण कराया और जितने भी पुरातात्विक स्थल मुगलों के द्वारा तोड़े गए थे, इन सारे तोड़े गए पुरातात्विक स्थलों का जीर्णोद्धार किया। अहिल्याबाई ने अपने पास कुछ भी धन नहीं रखा, बल्कि सारे धन उन्होंने जनसेवा में लगा दिया। इसके साथ में हम बात करते हैं नर्मदा नदी पर महेश्वर में एक घाट बना हुआ है जिसका नाम अहिल्या घाट है और यह घाट नर्मदा नदी पर स्थित सबसे बड़ा घाट है। इस घाट की फोटो देख लेते हैं हम। देखिए, ये है अहिल्या घाट जो कि नर्मदा नदी पर स्थित सबसे बड़ा घाट है और नर्मदा नदी पर बहुत सारे घाटों का पुनः निर्माण, बहुत सारे मंदिरों का पुनः निर्माण अहिल्याबाई होलकर जी के द्वारा करवाया गया था। फिर आते यशवंतराव होलकर। यशवंतराव होलकर आपको देख रहे हैं। देखिए, यशवंतराव होलकर, इनके ही नाम पर एमवाय हॉस्पिटल, महाराजा यशवंतराव हॉस्पिटल की स्थापना की गई थी। महाराजा यशवंतराव जो है, इन्हें मध्य प्रदेश का नेपोलियन भी कहा जाता है। और एमवाय हॉस्पिटल की स्थापना इन्होंने कहा की, इन्होंने इंदौर जिले में एमवाय हॉस्पिटल की स्थापना की है। मध्य प्रदेश में सिंधिया राजवंश। देखिए, अब हमने देख लिया मध्य प्रदेश में इंदौर में होलकर राजवंश, अब हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश में सिंधिया राजवंश। अब सिंधियाओं के यहाँ पे क्या क्या सिचुएशन रही है। स्थापना, मध्य प्रदेश में सिंधिया राजवंश की स्थापना रणोजी सिंधिया के द्वारा की गई थी। सिंधिया राजवंश के सबसे प्रतापी शासक महादजी सिंधिया, दौलतराव सिंधिया, जीवाजीराव सिंधिया आदि थे। राजधानी की बात करते हैं तो इस राजवंश ने अपनी राजधानी उज्जैन को बनाया था, लेकिन उज्जैन से कुछ समय पश्चात इन्होंने अपनी राजधानी परिवर्तित करके ग्वालियर को अपनी राजधानी बनाया। तो इनकी सेकंड राजधानी जो थी वो थी ग्वालियर। इस वंश के अन्य शासकों की बात करते हैं तो रणोजी सिंधिया, ये गलत लिखा है, ये रणोजी सिंधिया, महादजी सिंधिया, दौलतराव सिंधिया, जीवाजीराव सिंधिया और विजयाराजे सिंधिया। जीवाजीराव सिंधिया जो हैं, ये आपको याद होगा कि ये मध्य प्रदेश की स्वतंत्रता के समय पार्ट्स के अध्यक्ष बनाए गए थे। किस पार्ट के अध्यक्ष थे ये? तो ये पार्ट बी के अध्यक्ष बनाए गए थे जीवाजीराव सिंधिया जी। रणोजी सिंधिया, रणोजी सिंधिया सिंधिया राजवंश के प्रतापी शासकों में से एक माने जाते हैं। इन्होंने इस वंश की राजधानी उज्जैन को बनाया था। इन्होंने कौन कौन से क्षेत्र को? तो ग्वालियर, उज्जैन और उसके बगल में जो शाजापुर वाला क्षेत्र है, देवास वाला क्षेत्र है, उस क्षेत्र को अपने संपूर्ण सिंधिया राजवंश के क्षेत्र में शामिल करके रखा हुआ था। महादजी सिंधिया, महादजी सिंधिया जो है वो ग्वालियर राज्य के सबसे ज्यादा प्रसिद्ध और प्रतापी शासकों में से एक माने जाते हैं। ये वो शासक है जिन्होंने आंग्ल मराठा युद्ध पे भी भाग लिया था और इस आंग्ल मराठा युद्ध के तहत जो संधि हुई जिसका नाम था सालाबाई की संधि, इस संधि में इन्होंने ग्वालियर वाले क्षेत्र को भी जीत लिया और उसके बाद इन्होंने अपनी राजधानी को परिवर्तित किया। दौलतराव सिंधिया जी ने आगे चलकर अपनी राजधानी को परिवर्तित किया और राजधानी परिवर्तित करने के बाद इन्होंने अपनी राजधानी बनाई ग्वालियर को। इसके पहले इनकी राजधानी थी उज्जैन। जीवाजीराव सिंधिया मध्य प्रदेश में पार्ट बी के प्रमुख भी थे। इसके साथ ही साथ में ये वो समय था जब मध्य भारत में मध्य प्रदेश मिल रहा था। ये वो समय था, भारत की आज़ादी का समय था। इसके बाद जो जीवाजीराव सिंधिया है, इनका विवाह तय हो जाता है राजमाता विजयाराजे सिंधिया के साथ में। इसके साथ में हम बात करते हैं विजयाराजे सिंधिया जी की। तो विजयाराजे सिंधिया जो हैं ये बहुत ज़्यादा फेमस है। इसके अलावा ये आज तक यहाँ से एक भी चुनाव नहीं हारी हैं और इनके ऊपर एक कहानी लिखी गई है, एक उपन्यास, एक जीवनी लिखी गई है, जिस जीवनी का नाम है एक रानी ऐसी भी। और ये जो जीवनी है ये लिखी है मृदुला सिन्हा ने।
ये जीवनी राजमाता विजयाराजे सिंधिया के ऊपर लिखी गई है। एक रानी ऐसी भी जो लिखी है मृदुला सिन्हा के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं हम भोपाल रियासत। देखिए, भोपाल रियासत की स्थापना की कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, अगर आप इसे गौर से सुनते हैं। देखिए, भोपाल जो रियासत है इसकी स्थापना, भोपाल जिले की स्थापना की बात करेंगे तो भोपाल की स्थापना राजा भोज के नाम पर की गई है। और राजा भोज ने भोपाल में इतने सारे काम किए थे, इतने सारे तालाब खुदवाए, इतने बड़े-बड़े महलों का निर्माण कराया, इतने बड़े-बड़े मंदिरों का निर्माण कराया, तो इस कारण से उनका नाम राजा भोज के नाम पर ही भोपाल रखा गया है। इसके बाद बात करते हैं भोपाल रियासत कैसे बना। राजा भोज तो भोपाल की स्थापना कर चुके थे, लेकिन इसके बाद जो यह क्षेत्र था यह गोंड वंश की शासिका रानी कमलापति को मिला। ये है गोंड वंश की शासिका रानी कमलापति। तो रानी कमलापति को ये पूरा क्षेत्र मिला और रानी कमलापति यहाँ पर अच्छे से शासन कर रही थी। रानी कमलापति का क्षेत्र था गिन्नौरगढ़ का किला, जो कि आज तोतों के लिए बहुत ज्यादा जाना जाता है। तो गिन्नौरगढ़ के किले में रानी कमलापति और उनके पति शासन कर रहे थे। इस तो इनकी सुंदरता के चक्कर में इनके जो पति हैं उनकी हत्या कर देते हैं कुछ बाहरी लोग। तो इनके हत्या करने के पश्चात हम देखते हैं कि रानी कमलापति परेशान हो जाती है और अपने नवजात शिशु को लेके, अपने छोटे बच्चे को लेके परेशान होती है यहाँ वहाँ जाने के लिए। तो भोपाल में स्थित एक स्थान है जिसका नाम है रानी कमलापति पैलेस, जो कि इनके पति के द्वारा ही बनवाया गया था। तो ये रानी कमलापति यहाँ पर आकर निवास करना शुरू कर देती हैं, अपने गिन्नौरगढ़ के किले को त्याग कर, यहाँ पे इसको छोड़कर। इसके बाद में रानी कमलापति की मुलाकात दोस्त मोहम्मद खान से होती है, जो कि एक अफगान सिपाही होता है। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। दोस्त मोहम्मद खान मुगल सेना में एक अफगान सिपाही था। दोस्त मोहम्मद से इनकी मुलाकात होती है और इसके बाद दोस्त मोहम्मद रानी कमलापति को वचन देता है कि वो उनकी सहायता करेगा, परंतु इसके बदले में ये धन लेगा, और रानी कमलापति इसके लिए मान भी जाती है। दोस्त मोहम्मद खान उनकी सहायता करता है जिससे वो अपने गिन्नौरगढ़ के किले को दोबारा जीत सके और अपना क्षेत्र वापस पा सके। जब दोस्त मोहम्मद खान उनकी मदद करता है और रानी कमलापति युद्ध में विजित होती हैं, तो वो युद्ध में जीते जाने वाला जो भोपाल वाला क्षेत्र रहता है वो दोस्त मोहम्मद खान को तोहफे के रूप में दे देती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि दोस्त मोहम्मद खान जो है वो पहला ऐसा शासक बनता है जो कि भोपाल के क्षेत्र में प्रथम स्वतंत्र मुस्लिम सत्ता की नींव रखता है। तो मुस्लिम सत्ता की नींव रखने वाला शासक कौन सा रहा है भोपाल में स्वतंत्र मुस्लिम सत्ता की? तो वो रहा है दोस्त मोहम्मद खान। और दोस्त मोहम्मद खान ने ही अपनी राजधानी किस क्षेत्र को बनाया? तो दोस्त मोहम्मद खान ने भोपाल से 40 किलोमीटर दूर आगे चलकर एक जगह है जिसका नाम है जगदीशपुर। तो जगदीशपुर को अपनी राजधानी बनाया, परंतु इसने जगदीशपुर का नाम परिवर्तित किया और इसे जगदीशपुर से इस्लाम नगर कर दिया। और यहाँ पर इसने अपनी राजधानी स्थापित की। दोस्त मोहम्मद के बाद में उसका बेटा आया जिसका नाम था यार मोहम्मद खान। अच्छा, इनके नाम बहुत अजीब है ना, दोस्त मोहम्मद खान, यार मोहम्मद खान, पर कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। तो दोस्त मोहम्मद खान ने क्या की, रानी कमलापति से दोस्ती की और अपना क्षेत्र ले लिया। फिर आया यार मोहम्मद खान। तो जो यार मोहम्मद खान है यह भोपाल का पहला नवाब बना। अब बात दिमाग में आती है कि दोस्त मोहम्मद खान जब उसने स्थापना कर ही दी थी मुस्लिम सत्ता की, तो वो पहला नवाब क्यों नहीं बना? देखिए, नवाब जो होते थे या फिर जो बड़े शासक होते थे ये बनते थे जनता से, जनता के प्रेम से। अगर दोस्त मोहम्मद खान को रानी कमलापति ने वो क्षेत्र दे भी दिया, पर क्या जनता उसे नवाब के रूप में स्वीकार करती? ये बहुत मुश्किल था। इस कारण से दोस्त मोहम्मद खान ने इंतजार करना उचित समझा और इसने अपना क्षेत्र विस्तार करता गया और शासन को और अच्छा बेहतर करता रहा। और इसके बाद जब इसका पुत्र आया तो उसका पुत्र यार मोहम्मद खान भोपाल का पहला नवाब बना। इसके साथ ही साथ में दोस्त मोहम्मद खान जो है इसे कहाँ दफनाया गया, ये चीज भी याद रखना है। तो फतेहगढ़ में इसे दफनाया गया, जहाँ पे फतेह बीबी का मकबरा भी है जो कि इसकी पत्नी रही है। फिर रानी कमलापति के बारे में हमने देख लिया। भोपाल रियासत की बेगमें, भोपाल रियासत की बेगमें हम क्यों पढ़ रहे हैं? भोपाल रियासत में शासक नहीं थे क्या? देखिए, हुआ कुछ ऐसा
कि भोपाल रियासत में बहुत सारे छोटे बड़े शासक आए, लेकिन लगभग 107 सालों तक भोपाल में केवल बेगमों का शासन रहा। तो 100 साल तक रहने वाले शासन को हम ऐसे तो नहीं छोड़ सकते। कंडीशन क्या हुई थी? देखिए हुआ क्या, जो सबसे पहली बेगम थी जिनका नाम था कुदसिया बेगम या फिर गौहर बेगम, तो इन बेगमों के जो हस्बैंड थे, इनके जो पति थे, उनकी हत्या हो जाती है और इनके पति की हत्या के बाद ये मजबूरी में शासन को संभालती हैं और ये काम आगे शुरू करती हैं। और इनका काम इतना बेहतर होता है कि इसके बाद से एक वंशावली चल जाती है कि अब जो भी बनेगा तो भोपाल में केवल बेगमों का शासन ही रहेगा, रानी बेगम ही बनेगी। इस प्रकार से हम बात करते हैं कुदसिया बेगम की, तो कुदसिया बेगम को ही गौहर बेगम के नाम से भी जाना जाता है। तो भोपाल की पहली महिला शासिका, इनके पति की जो मृत्यु है वो इनके 18 वर्ष की आयु में ही हो गई थी। 18 वर्ष की आयु में इनके पति की मृत्यु के पश्चात इन्होंने पूरे राज्य की बागडोर संभाली। इन्हीं का नाम गौहर बेगम भी है। अगर आपसे कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि गौहर बेगम क्या भोपाल की पहली महिला शासिका है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि हाँ, बिल्कुल गौहर बेगम भोपाल की पहली महिला शासिका है। इसके बाद इन्होंने एक मस्जिद का निर्माण कराया जिस मस्जिद का नाम है जामा मस्जिद, और इस मस्जिद को हम शुक्रवार मस्जिद के नाम से भी जानते हैं। क्लियर होना चाहिए दिमाग में। ताजुल मस्जिद दूसरी मस्जिद है, ताजुल मस्जिद को दूसरी मस्जिद है वो, और उसे गुलाबी मस्जिद भी कहा जाता है। आपको अलग चीज याद रखनी है, जामा मस्जिद जिसे शुक्रवार मस्जिद कहा जाता है, इन्होंने निर्माण कराया। इसके बाद हम देखते हैं कि इन्होंने एक महल बनवाया जिस महल का नाम इन्होंने अपने नाम में रखा गौहर महल। तो गौहर महल का निर्माण किन्होंने कराया? इन्होंने ही कराया, गौहर महल। तो कुदसिया बेगम, गौहर बेगम कहा जाता है इन्हें, ये महिला रही है, पहली महिला शासिका रही है भोपाल की। 18 वर्ष की आयु में इनके पति की हत्या हो गई थी। इसके बाद इन्होंने शासन को संभाला। इन्हें गौहर बेगम के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने गौहर महल की स्थापना की। इसके अलावा इन्होंने जामा मस्जिद का निर्माण करवाया और शुक्रवार मस्जिद का निर्माण कराया। देखिए ये जो महल है ना, यहाँ पर दीवाने आम और दीवाने खास दोनों हैं। दीवाने आम का मतलब होता है जो आम लोगों के लिए स्थान बनाया जाए, और दीवाने खास का मतलब होता है जो खास लोगों के लिए स्थान बनाया जाए। तो इस महल में दोनों सभा मिलती हैं, दीवाने आम और दीवाने खास दोनों सभा। सिकंदर जहां बेगम या मोती बेगम, दूसरी है शाहजहां बेगम। देखिए सिकंदर जहां बेगम की जब हम बात करते हैं तो ये वो बेगम रही हैं जो कि 1857 की क्रांति के समय थी, और 1857 की क्रांति के समय सिकंदर जहां बेगम थी। फोटो में आपको ये है। तो ये जो बेगम है ना, ये बहुत ही क्रूर मानी जाती है और बहुत ही लालची भी मानी जाती है, क्योंकि 1857 की क्रांति में इन्होंने आम लोगों का सहयोग नहीं किया था बल्कि अंग्रेजों का साथ दिया था। तो इन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया। अंग्रेजों का साथ देने के साथ ही साथ में इन्होंने जितने भी न्यूज़पेपर थे, समाचार पत्र थे जो उस समय में चल रहे थे, जो एक दूसरे को समाचार पहुंचाने का काम कर रहे थे, सूचनाएं पहुंचाने का, तो इन्होंने समाचार पत्रों पर भी बैन लगा दिया और समाचार पत्रों को भी बंद कर दिया, चलने नहीं दिया अपने क्षेत्र में। इसके अलावा जितने भी लोगों की सूचना इन्हें मिलती थी कि यहाँ क्रांतिकारी छुपे हुए हैं, यहाँ कोई छुपा हुआ है, तो उन्हें सीधे सीधे ये अंग्रेजों के थ्रू दे देती थी, अंग्रेजों को दे देती थी और ये उन्हें पकड़वा देती थी। तो इस प्रकार से जो सिकंदर जहां बेगम है उनके बारे में हम देखते हैं। इन्होंने एक मोती मस्जिद नामक एक मस्जिद का निर्माण कराया अपने नाम पे, मोती मस्जिद, और इस मस्जिद में एक पार्क है जिसका नाम है मोतिया पार्क। तो मोती मस्जिद किसने बनवाई? तो मोती मस्जिद मोती बेगम ने बनवाई, और यहीं पर इन्होंने एक पार्क भी बनवाया जिसका नाम था मोती या पार्क, मोतिया पार्क। फिर बात करेंगे हम शाहजहां बेगम की। शाहजहां बेगम जो है, उनका जन्म इस्लाम नगर भोपाल में हुआ था। इस्लाम नगर क्या था? यह भोपाल रियासत की राजधानी थी। इस्लाम नगर, जिसे पहले नाम जिसका जगदीशपुर था, तो यहाँ पर इनका जन्म हुआ इस्लाम नगर में, भोपाल में। इसके साथ ही साथ में शाहजहां बेगम वह बेगम है जिन्होंने ताजुल मस्जिद का निर्माण कराया। क्या चीजें याद रखनी है? देखो सबसे पहले शाहजहां बेगम है, शाहजहां बेगम नाम क्लियर है, शाहजहां,
शाहजहां ने बनाया ताजमहल, इन्होंने बना दी ताजुल मस्जिद, नाम सेम है, ताजमहल ताजुल मस्जिद। इन्होंने ताजुल मस्जिद का निर्माण करवाया। ये मस्जिद किस पत्थर से बनी हुई है? बलुआ पत्थर से बनी है। कलर कौन सा है? गुलाबी रंग का कलर है। इसमें एक उर्स लगता है, उर्स का मतलब होता है मेला। मेले का नाम है इज्तिमा उर्स। ये पहले लगता था 3 दिन का, लेकिन वर्तमान में इसे परिवर्तित करके 5 दिन का कर दिया गया है। तो ताजुल मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां बेगम ने करवाया। नेक्स्ट हम देखते हैं खुसरो जहां बेगम। बिल्कुल इंपॉर्टेंट, याद नहीं रखना, छोड़ दो, बिल्कुल कोई मतलब नहीं है। बेगम शाहजदा सुल्तान। देखिए बेगम शाहजदा सुल्तान और एक और है जिनका नाम है बेगम आबिदा सुल्तान। ये दोनों जो है बेगम साजिदा और बेगम आबिदा, ये दोनों बहन थी और इन दोनों बहनों में से जो बेगम आबिदा सुल्तान थी ये चले गई अपना पाकिस्तान विभाजन के पश्चात में, और इसके बाद जो बेगम साजिदा सुल्तान है ये भारत में रुकी और ये अगली शासिका बनी। बेगम साजिदा सुल्तान के बाद में हम देखते हैं, हाँ, ये है बेगम साजिदा सुल्तान। बेगम साजिदा सुल्तान का विवाह हो गया पटौदी के नवाब से, और हम देखते हैं कि भोपाल के अंतिम नवाब हमीदुल्ला खान थे जो इनके पिताजी थे। तो इनका विवाह हो गया पटौदी नवाब से, और पटौदी नवाब के पश्चात इख्तियार अली खान हमको दिखाई देते हैं। उसके बाद मंसूर अली खान पटौदी तो हमें अभी सैफ अली खान दिखाई देते हैं। इसके बाद इनका बेटा तैमूर जो रहेगा वो। तो सैफ अली खान जो है वो पटौदी खानदान के 10वें नवाब हैं। तो अब क्लियर बात समझ में आई कि भोपाल रियासत का संबंध पटौदी के नवाबों से कैसे हुआ, क्योंकि ये जो शाजिदा सुल्तान जी है ना, इन्होंने पटौदी के नवाब से विवाह किया, तो इस कारण से भोपाल की रियासत का पूरा क्षेत्र अब पटौदी के नवाबों को चला जाता है। वही भोपाल का अंतिम नवाब कौन था, बहुत अच्छे से क्लियर होना है, हमीदुल्ला खान साहब भोपाल के अंतिम नवाब थे। इसके साथ ही साथ में एक और चीज क्लियर रहनी है कि इसके बाद में क्या हुआ, भोपाल वाला जो क्षेत्र है वो मध्य भारत में मिला, और मध्य भारत में हम देखते हैं कि 1857 की क्रांति कैसे आई। मध्य प्रदेश में क्रांति का उदय कैसे हुआ ये देख लेते हैं। 1857 की क्रांति संपूर्ण भारत में जन्म लेने वाली वह क्रांति जो कि अंग्रेजों के विरुद्ध आई, और इस क्रांति को अगर अच्छे तरीके से और भी अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया जाता तो हो सकता है भारत उसी समय आजाद हो जाता। और सबसे बड़ी चीज, यदि ऊपर तबके में बैठे हुए लोग भारत के छोटे तबके वालों का सपोर्ट कर रहे होते, छोटे लोगों का सपोर्ट कर रहे होते, क्रांतिकारियों का सपोर्ट कर रहे होते, तो हमारा भारत उसी समय आजाद हो जाता। पर कोई बात नहीं, बाद में हो गया। चलिए अब आगे चलते हैं। 1857 की क्रांति के प्रमुख तथ्य आपको देखने हैं। नॉर्मल चीजें याद होगी आपको वैसे भी। भारत के वायसराय कौन थे उस समय में, तो लॉर्ड कैनिंग। इसके अलावा 1857 में कंपनी का सेना मुख्यालय कहाँ था, शिमला में था। तोपखाना मुख्यालय कहाँ था, वो मेरठ में था। और 1857 में क्रांति का झंडा गीत किसने लिखा था, अजीमुल्ला खां के द्वारा लिखा गया था। इस क्रांति के उदित होने का मुख्य कारण था इनफील्ड राइफल में कारतूस को भरने के लिए जो उसका कैप हटाना होता था, उस कैप के अंदर सुअर और फिर गाय की चर्बी लगी हुई थी। ये मुख्य कारण था इस क्रांति के उदित होने का। इसके अलावा अंग्रेजों के द्वारा किया जा रहा भेदभाव में भी सैनिकों में हड़कंप मच चुका था। सैनिक बहुत परेशान थे। अगर मतलब आपको कोई बार बार धीरे धीरे टोचन देते रहे, परेशान करते रहे छोटी छोटी चीजों को लेके, तो एक दिन तो आपके अंदर उबाल आ ही जाएगा ना। तो ये वही दिन था जब 1857 की क्रांति उदित हुई। इस क्रांति का मध्य प्रदेश में क्या वर्णन रहा, मध्य प्रदेश में क्या चीजें हुई। मध्य प्रदेश में जो अंग्रेजों का तोपखाना कार्यालय था वो मेरठ तो भारत में है, लेकिन मध्य प्रदेश में ये नीमच के अंतर्गत था। तो इस कारण से मध्य प्रदेश में क्रांति का उदय नीमच से हुआ। ये इसका कारण क्या है, देखो सबसे पहले अगर आपको किसी से लड़ना है तो आपको हथियार चाहिए होंगे। ऐसे तो नहीं कि डंडा उठा के बंदूक वालों से लड़ने चले जाओ, वो तो एक गोली में सीधे निपटा देंगे आपको, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो आपको चाहिए थे हथियार। हथियार लेने के लिए आपको किस पे कंट्रोल चाहिए था, तोपखाना मुख्यालय पर। ये जो तोपखाना मुख्यालय है, यहीं पर आपको क्या मिलेंगे, हथियार मिलेंगे, बम मिलेंगे, गोले मिलेंगे। इसके अलावा आपको पूरी बंदूकें, चाकू, छुरी, जो भी चीजें आपको चाहिए वो सारी ये तोपखाना मुख्यालय में रहा करती थी। तो सबसे पहले किसको लूटो, तोपखाना मुख्यालय को लूटो, सारी चीजें इकट्ठे कर लो, उसके बाद जाके युद्ध करेंगे ना। तो इस कारण से सबसे पहले जो क्रांति का उदय हुआ वो तोपखाना मुख्यालय से ही हुआ। भारत में मेरठ से हुआ, वहीं मध्य प्रदेश में नीमच जिले के अंतर्गत हुआ। मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किस व्यक्ति ने किस स्थान से किया, हम ये देखते चलते हैं। सबसे जो भी ये सारी चीजें जो है ना, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपसे कूट में इसमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेतृत्व करता है एक तरफ और दूसरे तरफ में स्थान, किस जगह से किसने क्या नेतृत्व किया। तात्या टोपे, इन्होंने कानपुर झांसी से नेतृत्व किया। झलकारी बाई झांसी से,
शेख रमजान सागर से, रानी अवंतीबाई रामगढ़ मंडला से, गिरधारी बाई रामगढ़ से, शहादत खान महू से, श्री बहादुर सिंह मंडला से और सुरेंद्र भाई संबलपुर छत्तीसगढ़ से। कैसे याद रखना है, क्या याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे पहले तात्या टोपे कानपुर झांसी से याद रखना है। झलकारी बाई जो है वो रानी लक्ष्मीबाई की सहयोगी थी, दोनों का जो रहेगा वो झांसी रहेगा। वहीं अवंती बाई की जब हम बात करेंगे तो अवंती बाई की सहायक जो रही है वो गिरधारी बाई रही हैं। तो अवंती बाई और गिरधारी बाई जो है वो एक जगह गढ़मंडला रामनगर से। वहीं झलकारी बाई और जो रानी लक्ष्मीबाई हैं वो इनके साथ आ जाएंगी, जो कि झांसी से। झांसी के अलावा अगर ऑप्शन पूछा जाए तो इन्होंने कानपुर से भी नेतृत्व किया था। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा जाए तो ग्वालियर से भी इन्होंने नेतृत्व किया था। फिर शेख रमजान की बात करेंगे तो इन्होंने सागर से नेतृत्व किया, जो महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ तक बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। एक और आप इनको याद रख सकते हैं, शहादत खान, जिन्होंने महू से नेतृत्व किया था। महू कौन सा क्षेत्र है? इंदौर वाला क्षेत्र है। तो इंदौर से किसने नेतृत्व किया? तो शहादत खान जी ने इंदौर से नेतृत्व किया। रानी लक्ष्मीबाई झांसी कानपुर, इनके साथ झलकारी बाई जो कि इनकी अंगरक्षिका थी, उन्होंने भी नेतृत्व किया था। तात्या भील, इन्होंने खरगोन से नेतृत्व किया। शंकर शाह और रघुनाथ शाह दोनों ने मंडला जिले से नेतृत्व किया था। राजा ठाकुर प्रसाद, इन्होंने राधावगढ़ से नेतृत्व किया था। नारायण सिंह ने रायपुर से, भीमा नायक ने मंडलेश्वर खरगोन से और राजा बख्तावर सिंह ने धार से। क्या याद रखना है, एकदम इंपॉर्टेंट चीजें। राजा बख्तावर सिंह ने धार से किया था, फिर भीमा नायक ने मंडलेश्वर खरगोन से किया था। रानी लक्ष्मीबाई ने कहां से? झांसी कानपुर से किया था। तात्या भील ने खरगोन से किया था। शंकर शाह और रघुनाथ शाह ने गढ़मंडला से, अर्थात ये अभी मंडला और जबलपुर वाला क्षेत्र लगता है, तो यहाँ से इन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। इस प्रकार से हम मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति को देखते हैं कि मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति में क्या क्या चीजें कंप्लीट हुई। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इसके अलावा अब हम अगली वीडियो में मध्य प्रदेश के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों को कवर करेंगे और इसके साथ में जो भी आगे की घटनाएं होंगी उन्हें हम कवर करते चलेंगे कि मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन कैसे कैसे हुए, कौन कौन से मुख्य आंदोलन मध्य प्रदेश से हुए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।